फ्रेंड्स, हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ये दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस का नेक्स्ट मेथड करते हैं, फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड तो बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। नॉर्मली जो आप फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे वही बस इसमें बनानी है। आइए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन लेकर देखते हैं। पहले देखिए फाइनल अकाउंट्स मेथड मैंने क्या लिखा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच एज जनरली प्रिपेयर्ड। जैसे भी आप बनाते हो वैसे ही बनाना है, लेकिन कॉस्ट पर बनाना है। अगर गुड्स को इनवॉइस प्राइस मतलब वो लोडिंग वगैरह ऐड कर कर भेजा है तो भी आपको उसको कॉस्ट पर ही बनाना है, तभी तो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा ब्रांच का कितना हो रहा है। ठीक है, नॉट इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। समझ में आई बात। आइए एक इलस्ट्रेशन लेकर देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। सारे खर्चे कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वर मेट बाय द ब्रांच। छोटे मोटे खर्चे छोड़कर पेटी कैश के। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस। सारा जितना भी पैसा ब्रांच में आ रहा है कहाँ भेज देते हैं? हेड ऑफिस। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं। बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2021 का स्टॉक और डेटर्स का, और पेटी कैश का 200 रुपये का है। गुड्स सेंड करे हेड ऑफिस में, गुड्स रिटर्न हो गए हेड ऑफिस को। कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंसेस टू कस्टमर, ठीक है, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, बैड डेट्स। अलाउंसेस टू कस्टमर मतलब हो गया कि कुछ आपने स्कीम वगैरह दी उनको, ठीक है, जिसमें खर्चा लगे, जैसे कूपन देना, ये सब चीज़ें। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ये रिटर्न कर दिए गुड्स कस्टमर ने। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, ठीक है, सेंट्री एक्सपेंसेस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और फिर इसके बाद है बैलेंस और 31 दिसंबर 2021 स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश का। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। तो आइए अब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ये दिल्ली ब्रांच का है, ठीक है। इनकी जो दिल्ली वाली ब्रांच है उसका है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन मतलब 11th से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको आता ही होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है 7000 का, मालूम है आपको। टू ओपनिंग स्टॉक 7000 रुपीज इधर आएगा। फिर डेटर्स का, डेटर्स कहीं नहीं आते ट्रेडिंग एंड P&L में, ठीक है। फिर इसके बाद पेटी कैश, पेटी कैश भी कहीं नहीं आता, ये तो असेट है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000 रुपये टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस कितने के? 26,000। उसमें से रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न माइनस करते थे ना ट्रेडिंग में। अब ब्रांच खरीदता तो है नहीं, हेड ऑफिस से आता है, इसलिए लिखा गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000। उसमें से रिटर्न कर दिए कितने के? 1000 रुपीज़ के, तो वो माइनस करा, बन गया 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट, कैश में सेल करी इतनी, क्रेडिट में सेल करी इतनी, तो बाय सेल्स कैश और क्रेडिट। कैश में कितनी है? 17,500, 28,400। कोई रिटर्न्स है क्या? रिटर्न देखो, एक पढ़ा था ना हमने, इसीलिए तो पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपये, तो वो रिटर्न कर दी कस्टमर्स ने, तो ये हो गया 45,900 माइनस सेल्स रिटर्न। 500 की रिटर्न्स आ गई, तो 45,400। आई बात समझ में आपको? ये आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस टू कस्टमर दिए हमने 200 रुपये के। ये तो आपको मालूम होगा, ये कहाँ की आइटम होती है? ये आइटम होती है P&L की। ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं। टू
अलाउंसेस टू कस्टमर्स कितने का है, 200 का, तो ये P&L में लिख दिया। डिस्काउंट टू कस्टमर्स, डिस्काउंट टू कस्टमर्स 1400। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैड डेट्स हुए 600 के, 2 बैड डेट्स आ जाएंगे 600। आगे सैलरीज एंड वेजेस 6200, 2 सैलरीज एंड वेजेस 6200। रेंट एंड रेट्स 1200, 2 रेंट एंड रेट्स 1200। सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 800। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो कहीं पर आएगा नहीं ट्रेडिंग P&L में, कहीं अगर मिसिंग फिगर निकालने की जरूरत हुई तब देखेंगे। बैलेंस दे रखा है स्टॉक का 6500, तो क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में चलते हैं वापस, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा 6500। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट की आइटम है। पेटी कैश 100 रुपीज़ रह गया, पहले कितना था पेटी कैश 200 और 100 रह गया, इसका मतलब पेटी कैश एक्सपेंसेस कितने हो गए 100। देखिए डेटर्स की जरूरत हमारे को तब पड़ती ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह की अगर हमारे को क्रेडिट सेल गिवन नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग P&L में तो क्रेडिट सेल ही जाती है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं इसलिए हम निकालेंगे नहीं। क्लोज करते हैं। 45,400 प्लस 6,500 क्रेडिट में है तो 51,900। 51,900 में माइनस करिए 7,000 और 25,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 19,900 का। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं ना कैरिड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितने का 19,900। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 200, 1,400, 600, 6,200, 1,200, 800 और 100 तो 9,400 रुपीज़ का प्रॉफिट बना। टू क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल P&L अकाउंट। कौन से वाला, जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 19,900, 19,900 है ना, सिंपल सा मेथड फाइनल अकाउंट्स का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग स्टडी मटेरियल की। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ट न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 from the following. Goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. तो कॉस्ट प्लस 20% कर कर गुड्स भेजे जाते हैं ब्रांच में। सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 50% और ब्रांच को कहा गया है कि आप कॉस्ट प्लस 50% करके भेजो। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्टॉक 1 अप्रैल 2021 को इनवॉइस प्राइस पर 2,20,000 का है। गुड सेंट, इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस 20% मिला के। गुड सेंट ड्यूरिंग द ईयर कितने के सेंट करे हेड ऑफिस ने, 11 लाख रुपए के। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख की हुई। एक्सपेंसेस इंकर हुए ब्रांच में 45,000 के। ये कहता है प्रॉफिट अर्न कितना हुआ ब्रांच में ड्यूरिंग द ईयर, ये निकालना है आपको। और ब्रांच स्टॉक रिजर्व निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आई बात। एसर्टेन में पहला पॉइंट क्या बोला, प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच, पहली बार ऐसा पॉइंट मिला आपको, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये बताओ। देखिए अभी तक प्रॉफिट तो हम निकालते ही आ रहे हैं, डेटर्स मेथड में भी प्रॉफिट निकलता था और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी प्रॉफिट तो निकलता ही था। क्या नया है, ये नया ये है कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया वो बताना है। अभी तक हम जितने भी करते थे वो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते थे प्रॉफिट। हम जो प्रॉफिट निकालते थे तभी तो लोडिंग को रिवर्स करते थे, टू GST भी लिखते थे, गुड सेंट टू ब्रांच, लेकिन बाद में रिवर्स भी कर देते थे क्रेडिट करके कि भाई ये असली में तो इतने का है नहीं।
लेकिन यहाँ पर ब्रांच ने कितना कमाया वो प्रॉफिट निकालने के लिए उस लोडिंग को आपको रिवर्स नहीं करना। अगर आप उस लोडिंग को रिवर्स कर दोगे तो वो प्रॉफिट तो हेड ऑफिस वाला निकल के आ जाएगा कि हेड ऑफिस ने कितना कमाया ब्रांच को भेज के। वो मांगा ही नहीं क्वेश्चन ने तो मांगा ब्रांच ने कितना कमाया। समझ में आई बात? तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L बना देंगे एट इनवॉइस प्राइस। बनता नहीं है इनवॉइस प्राइस पर, बनता हमेशा कॉस्ट पर ही है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड इस तरीके से है, वो कहते हैं कि नहीं ब्रांच ने कितना कमाया वो बताओ। तो वो बताने के लिए तो आपको ठीक है इसको इनवॉइस प्राइस पर ही बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,20,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000 रुपए का, लेकिन स्टॉक रिजर्व इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ब्रांच का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर 11 लाख रुपए के, टू गुड्स सेंट कितने के 11 लाख रुपए। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख, सेल्स आपको पता इधर आती है 12 लाख रुपए। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच, टू एक्सपेंसेस कितने के हुए 45,000 के। अब क्या सारे गुड्स बिक गए होंगे जितने भेजे? हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हो, तो क्लोजिंग स्टॉक है कितना? क्वेश्चन ने बताया ही नहीं हमारे को क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब हमारे को निकालना पड़ेगा किसी और तरीके से। क्या तरीका हो सकता है निकालने का? देखिए हम लोग इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। हेड ऑफिस जो है गुड्स भेजता है कॉस्ट प्लस 20% कर। सेल प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 50%। तो हम कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस क्या हो गया 100 प्लस 20 120। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 100। अगर कोई 100 रुपए की चीज है उसमें 50 ऐड करना है, वो कह रहा है 150 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर ये देखो, क्या मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट कितने के गुड्स भेजे, मतलब कहने का मतलब सिंपल बात है, इतना मेरे पास था, इतना हेड ऑफिस से और आया, माइनस कर दूं कितना मैंने बेचा तो क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन ओपनिंग और गुड्स सेंट ये तो दे रखे हैं किस पर? इनवॉइस प्राइस पर, और सेल्स होती है सेलिंग प्राइस पर, तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो माइनस कैसे करें? तो एक काम करते हैं, सेल को भी हम किस पर ले आते हैं? इनवॉइस प्राइस पर। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना था 2,20,000 रुपए का, प्लस गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से और कितने के गुड्स आए 11 लाख रुपए के। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये 13,20,000 रुपए। लेस कर देंगे गुड्स सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि जब ऊपर वाली चीज इनवॉइस प्राइस पर है तो इसको भी इनवॉइस प्राइस पर लाना पड़ेगा। सेल्स कितनी है 12 लाख, ये 12 लाख एक एक कितने में बेचा होगा आपने 150 वाला, हमें चाहिए इनवॉइस प्राइस मतलब 120 वाला। समझ में आई बात? ये अपने आप में 150 की है वैल्यू, तो 150 डिवाइड करके इंटू करेंगे 120, निकल कर आ जाएगा 9,60,000। तो 9,60,000 रुपए के बेच दिए। अब ये क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया आपका। ठीक है, लेकिन ये किस पर आया? इनवॉइस प्राइस पर, और उसी पे ही चाहिए था हमारे को 13,20,000 रुपये, तो 3,60,000 हो गया। ठीक है, 3,60,000 हो गया। आइए इसको पुट कर देते हैं, 3,60,000 टोटल हो गया 15,60,000, 15,60,000। 15,60,000 में से आप माइनस कर दीजिए
2,20,000, 11 लाख और 45,000 के जो बाकी एक्सपेंस है। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया टू प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 1,95,000 रुपीज का। ठीक है, ये प्रॉफिट अर्नड किसके द्वारा है? बाय ब्रांच। ब्रांच की परफॉर्मेंस ये है। हेड ऑफिस के लिए तो और भी है प्रॉफिट, क्योंकि ये तो खुद ही कॉस्ट प्लस 20% करके है। फिर सेकंड पॉइंट क्या पूछता है इसी में ही, वो कहता है ब्रांच स्टॉक रिजर्व बताओ इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? ठीक है, तो 3,60,000 रुपए का है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट तो रियलाइज नहीं हुआ ना भाई। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व तो ओपनिंग स्टॉक का भी बनता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक वाला सामान तो इस बार बिक गया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट वो है जो रियलाइज नहीं हो पाया इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कहने का मतलब वो कह रहा है आपसे कि आप क्लोजिंग स्टॉक का निकाल कर दिखाओ। तो 3,60,000 रुपए ये अपने आप में किस वैल्यू पर है? ये 120 पर है ना। इनवॉइस प्राइस 120 है। हमें क्या निकालना है? हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व कितने का बनेगा? 20 का। ठीक है, तो ये 6 हो गया ना। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 60,000 का। तो ₹60,000 का क्या बन जाएगा? ब्रांच स्टॉक रिजर्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, होलसेल ब्रांच मेथड। देखिए होलसेल ब्रांच मेथड में क्या होता है, जो मेन हेड ऑफिस होता है वो गुड्स को बहुत बल्क में मैन्युफैक्चर करता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जिसको वो अपने होलसेल प्राइस पर गुड्स भेजता है और उनको कहा जाता है कि आप इसको नेक्स्ट सेलिंग प्राइस पर बेचो। कहने का मतलब होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, इसमें दो चलते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस वाला प्रॉफिट तो दिखाएगा हेड ऑफिस और रिटेल प्राइस का जो प्रॉफिट होगा वो दिखाएगा ब्रांच। दोनों का अलग अलग प्रॉफिट चल रहा है। जैसे भी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी करा, कॉस्ट में 20% ऐड करके ब्रांच को भेजा, ब्रांच को कहा गया आप कॉस्ट में 50% ऐड करो, तो 20% वाला प्रॉफिट हेड ऑफिस दिखा रहा है, 30% वाला प्रॉफिट हमारा ब्रांच दिखा रहा है। बस यही चीज है इसमें भी। होलसेल ब्रांच मेथड, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट होलसेल प्राइस फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच। दोनों अपना अपना प्रॉफिट अलग दिखाकर चलते हैं। ठीक है, दैट इज मोर देन कॉस्ट एंड लेस देन सेलिंग प्राइस। होलसेल प्राइस पर बेचता है। इन दिस केस हेड ऑफिस शोज प्रॉफिट ऑन होलसेल प्राइस ओनली। केवल होलसेल प्राइस पर कैसे निकलेगा? जितने पे ब्रांच को भेजा माइनस कॉस्ट। ठीक है, मतलब इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। ब्रांच कितना प्रॉफिट दिखाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, ये चीज होगी। ठीक है, तो रिटेल प्राइस पर दिखाएगा ब्रांच, जिसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए एग्जाम्पल दे रखा है इसका, इलस्ट्रेशन 8। मेसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। कहने का मतलब होलसेल ब्रांच मेथड में दोनों अपना अपना प्रॉफिट दिखाकर चलते रहते हैं। These outlets sell the goods at the retail price which is wholesale price plus 20%. कॉस्ट प्लस 20 नहीं है, होलसेल प्राइस प्लस 20%। जितने का उनको मिला उसमें और 20% ऐड करके। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये स्टॉक एट द आउटलेट ऑन 1 अप्रैल दे रखा है। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर इतने के हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया कितने का है, 60,000 का। गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस हुए 20,000 के आउटलेट के। और स्टॉक एट द आउटलेट कितने का है? 36,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड। ठीक है, एक तो स्टॉक अकाउंट बनाओ, आउटलेट का P&L अकाउंट बनाओ या स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओ। ठीक है, आप आउटलेट स्टॉक को एक और नाम से जानते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आपको इसकी जगह अगर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है या आउटलेट स्टॉक अकाउंट लिखा है, एक ही बात है। और फिर तीसरा क्या बताना है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है आउटलेट स्टॉक अकाउंट बनाना है हमारे को। देखिए हमारे पास बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह चलेंगे। आउटलेट स्टॉक का दूसरा नाम ट्रेडिंग अकाउंट होता है। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या फिर इसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर लिखा है। टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। स्टॉक का तो लेजर है ही नहीं। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये के गुड्स हो गए ओपनिंग। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर 3,24,000 रुपये के। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितने के? 3,24,000 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट मेड एट द आउटलेट 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के लास्ट में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ इनको? 60,000 का। वो तो खुद ही दे दिया क्वेश्चन ने। गुड्स लॉस्ट बाय फायर आपको निकालना है। देखिए, लॉस्ट बाय फायर, क्या ये हम ट्रेडिंग में लिखते हैं क्रेडिट साइड में? हाँ, आपको पता है लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होती थी? इसकी एंट्री होगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मैं नॉर्मल एंट्री की बात कर रहा हूँ। डेबिट आप करते हो टू परचेजेज अकाउंट। हमारे गुड्स कम हो गए, खराब हो गए, तो परचेजेस में से क्रेडिट करेंगे। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग में से भी क्रेडिट करके, या तो सामने जो परचेजेस लिखे उसमें से माइनस करके दिखाओ। अदरवाइज आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे तो भी वो माइनस ही हो रहा है। ठीक है, एक तो ये। अब इसके बाद आपको पता है क्या होता है? ये हमने डेबिट तो कर दिया 1,00,000 रुपए, लेकिन अगर हो सकता है आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो तो 70,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन गई 70,000 रुपये। जो 30,000 रुपये बचे वो 30,000 रुपये हम अपने P&L में लेके जाते हैं और टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1,00,000 रुपये। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा आप P&L में ले जाओ। P&L डेबिट टू गुड्स लॉस्ट 1,00,000 1,00,000। समझ में आई बात? ये सब तब होता है जब हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। वही सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे और फिर P&L में ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिया। इंश्योरेंस तो कोई करवा नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, लेकिन पता तो हो कितना है। एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं, कुछ नहीं बता रखा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में जाएगा। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 36,000 का। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 36,000। अच्छा, एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन में। क्या? कितने की सेल करी? सेल तो करी ही होगी, तभी तो स्टॉक कम बचा। तो कितने की सेल करी वो क्वेश्चन में मिसिंग है। अब हम एक ही अकाउंट में दो मिसिंग फिगर्स तो नहीं निकाल सकते। आप बैलेंसिंग फिगर एक की निकालोगे ना, दोनों की बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाल लोगे? इसके लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट इनके लिए जगह छोड़ते हैं क्योंकि दो अकाउंट और आएंगे ना अभी। देखिए, वर्किंग नोट। आप ये बताइए होलसेल प्राइस कितना है? मतलब जो, या फिर आप इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कितना है? कॉस्ट में कितना ऐड करना है? 25%। तो कॉस्ट अगर 100 है उसमें 25 ऐड करना है, 125 हो गया। रिटेल प्राइस कितना है? मतलब सेलिंग प्राइस, ये कहता है 125 में 20% ऐड करना है। 20% हो गया 25 रुपये, फिर से तो 150 आ गया। समझ में आई बात? अब आपको क्या, कैसे निकाला जा सकता है? क्या हिंट है? हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 60,000 का। 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट किस वैल्यू पर निकलेगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रांच की। ये ब्रांच है। ब्रांच अपना प्रॉफिट किस पर दिखाती है? कितने का बेचा माइनस कितने का हेड ऑफिस से रिसीव करा। कितने का बेचा? 150 का। हेड ऑफिस से कितने में रिसीव करा? 125 में। मतलब 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। आ रही है ना बात समझ में? मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि होलसेल वाला प्रॉफिट तो दिखाता है हेड ऑफिस और रिटेल वाला प्रॉफिट दिखाता है ब्रांच। और रिटेल विटेल इतना टेक्निकल वर्ड नहीं पता, तो भाई कितने का बेच रहा हूं मतलब, और कितने का हेड ऑफिस से रिसीव हो रहा है, दोनों को माइनस करके 150 का बेच रहा हूं, 125 का रिसीव हो रहा है, तो 25 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर हमारे को सेल्स निकालनी हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपको देखिए कितनी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को गिवन है मतलब 60,000। ये 60,000 अपने आप में क्या है? 25, क्योंकि 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट पर है। हमारे को निकालनी कौन सी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस 150 वाली। सेलिंग प्राइस तो 150 है, तो आपको 150 निकालनी है। अब निकाल लो ये,
और हमारी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 150, ये निकल के आ रहा है 3,60,000 रुपये। सेल्स में चलते हैं, 3,60,000 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर की, क्योंकि दोनों नहीं निकल सकती थी। डेबिट में 30,000 प्लस 3,24,000 प्लस 60,000, ये हो गया 4,14,000। तो 4,14,000 में से 3,60,000 और 36,000 माइनस करिए, 18,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया। ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर हुआ ये आपको? नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्या बनाना है, आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउटलेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमारे को। डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना चलकर आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000। ठीक है, अब टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अभी पूरा डिटेल में जर्नल एंट्री बताई थी मैंने आपको, 18,000। टू कुछ एक्सपेंसेस और दे रखे थे, कितने के थे वो एक्सपेंसेस दे रखे थे, 20,000 के। लास्ट में निकाल दीजिए नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है। ठीक है, 60,000 माइनस 38,000, ये बच गया 22,000 का। 22,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बच गया हमारे पास। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, और कहते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओ। अब ये स्टॉक रिजर्व क्या होगा, अब मैं समझाता हूं आपको डिटेल में। देखिए, जब भी हम होलसेल वाला मेथड फॉलो करेंगे, उस केस में सब चीज़ों का स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। मतलब जो गुड्स सेंड कर रहा है हेड ऑफिस, उसका तो नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट में ब्रांच के पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक, उसका ज़रूर वो बनाएगा स्टॉक रिजर्व। क्यों बनाएगा, देखिए 1,00,000 रुपए के हेड ऑफिस से गुड्स चलकर गए कहाँ पर, ब्रांच में। ब्रांच को कहा गया आप इसको बेचो, प्राइस बढ़ाकर बेचो सेलिंग प्राइस पर। 1,00,000 में से 70 वाले तो बिक गए ब्रांच में, 30,000 रुपए वाले अभी भी ब्रांच में ही पड़े हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट वो दिखा रहा है, थोड़ा माना ये सारी चीज कि 1,00,000 पर कुछ प्रॉफिट जो हेड ऑफिस कमा रहा है वो हेड ऑफिस दिखाएगा, जो ब्रांच कमा रही है ब्रांच दिखाएगी। लेकिन ये भी तो रियलिटी है कि 30,000 वाले तो बिके ही नहीं। तो जो बिके ही नहीं, ब्रांच में ही पड़े हैं, उस पर प्रॉफिट हेड ऑफिस ने जबरदस्ती क्यों दिखा रखा है। हेड ऑफिस तो 1,00,000 रुपए के भेजे लोडिंग करके और पूरे 1,00,000 पर दिखा दिया। ब्रांच ने तो केवल 70 पे ही दिखाया, क्योंकि 30,000 रुपये अभी भी पड़ा है। तो इसलिए हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वो जो अभी भी ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उतने जितना स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। पूरे वैल्यू का नहीं बनाना, वो जो गुड्स सेंड टू ब्रांच जैसे हम नॉर्मल मेथड्स में करते थे, वो तो फिर तब होता जब ब्रांच को कुछ प्रॉफिट ही दिखाना अलाउड नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक पर बनाना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में अभी सामान बिका नहीं है। तो 36,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर बनेगा। अच्छा, जब इसके ऊपर बनेगा तो पिछले साल भी ऐसे बना होगा जो 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। इस बार ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 30,000। तो पिछली बार कितना था क्लोजिंग स्टॉक, 30,000, उस पर बना होगा। तो वो भी यहां पर रिवर्स होगा, हर बार स्टॉक रिजर्व बनेगा और रिवर्स होगा। तो टू बैलेंस बीडी जो आपको यहां पर 30,000 दे रखा है, वो यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कितने का, 30,000 पर। ये 30,000 क्या है, किस वैल्यू पर है 30,000, इनवॉइस प्राइस पर, मतलब 125 पर है। लोडिंग कितनी करी हुई है, 25 की, तो 1/5 मतलब 6,000 रुपये। ठीक है, इसको हेड ऑफिस के P&L में लेके जाया जाएगा 6,000 रुपीज का। ठीक है, इस बार कितने का है, 36,000। इस बार स्टॉक रिजर्व बनेगा। बैलेंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक रिजर्व का तो लेजर ही है, उसमें थोड़ी ना फिर से टू स्टॉक रिजर्व लिखूंगा मैं। 36,000 के ऊपर कितना, 1/5। तो 36,000 का 1/5 ये हो जाएगा 7,200। ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर, HO के P&L में।
7200। आई बात समझ में? पिछली बार हमने 6,000 रुपये का स्टॉक रिजर्व बनाया था, लेकिन इस बार रिवर्स कर दिया और P&L में ले गए, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट रोक दिया था उतना, अब प्रॉफिट खोल दिया। क्यों? क्योंकि इस बार वो सामान बिक गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, 36,000 का सामान पड़ा हुआ है, तो वो जो 7200 का उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके भेजा था हेड ऑफिस ने, उसको रिवर्स कर दिया, P&L में डेबिट कर दिया। आई बात समझ में? ये था हमारा होलसेल ब्रांच मेथड। तो हमने डिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पर डिसीजंस अपने ब्रांचेस खुद लेगी। डिसीजंस मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कि फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है तो उसका डिसीजन, उसके लिए हेड ऑफिस से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर गुड्स परचेज करने हैं वहीं पर लोकल मार्केट से, उसका डिसीजन, किस टाइप के कस्टमर्स होंगे, कैश में ही बेचना या क्रेडिट पर भी बेच सकते हैं, इस टाइप के डिसीजंस जब ब्रांचेस खुद लेती हैं। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जब ब्रांचेस अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करेगी तो वो कहलाएगी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ब्रांच के अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है ब्रांच, हेड ऑफिस अपने खुद के मेंटेन करता है। लेकिन देखिए, है तो ब्रांच मेन बिजनेस का ही पार्ट, तो मिलना तो इसको जाकर मेन बिजनेस में ही है। लास्ट में जब रिजल्ट्स पब्लिश होंगे तो दोनों के मर्ज होकर एक साथ दिखाए जाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग वो पूरे साल भर अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है ब्रांच, हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता। समझ में आ गई बात? अब जो रिलेशन होता है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, अगर हेड ऑफिस कोई गुड्स भेज रहा है या ब्रांच जब पैसे भेजेगी अपने हेड ऑफिस में, तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, आपने जैसे डेटर्स मेथड में क्या पढ़ा था, हेड ऑफिस कैसे अकाउंट मेंटेन कर रही थी, एक कॉमन वर्ड लिखती थी ब्रांच, और ब्रांच के अंदर ही सब कुछ आता था। गुड्स भेजे तो ब्रांच, डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, सारी चीजें ब्रांच के अकाउंट से की जाती थी। यहां पर भी क्या करेगी, हेड ऑफिस जो भी रिलेशन रखेगा ब्रांच के साथ, कोई भी चीज अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए क्या डेबिट या क्रेडिट करेगा, ब्रांच को। ब्रांच वाले क्या करेंगे, अगर कुछ भी हेड ऑफिस में भेज रहे हैं या हेड ऑफिस से आ रहा है तो वो हेड ऑफिस लिखेंगे। कहने का मतलब, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या नाम से अकाउंट होगा, ब्रांच। ब्रांच की बुक्स में किस नाम से अकाउंट होगा, हेड ऑफिस। इसको बोलते हैं इंटर यूनिट। ठीक है, इंटर यूनिट जो ट्रांजेक्शन हो रही है। अब लास्ट में ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच करने चाहिए, कायदे से तो ये मैच करने चाहिए। जो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है और जो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस आ रहा है। बट बाय चांस अगर ये मैच नहीं करते किसी भी कारण, अगर ये आपस में मैच नहीं करते, इसका क्या रीजन हो सकता है मैच ना करने का? ये हो सकता है कि हो सकता है हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ने कोई गलती कर रखी है, ब्रांच के अकाउंटेंट ने कोई गलती कर रखी है। हेड ऑफिस में सामान भेजा ब्रांच ने, जैसे ब्रांच ने पैसे भेज दिए लेकिन अभी हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुए। ब्रांच ने तो एंट्री कर ली, हेड ऑफिस ने नहीं करी। हेड ऑफिस ने गुड्स भिजवाए, अभी रास्ते में है, हेड ऑफिस ने एंट्री कर ली, ब्रांच ने नहीं करी। ये रीजंस हो सकते हैं जो ये दोनों कैरी टैली नहीं करते। इसके बाद एक इंटर यूनिट रिकंसिलेशन बनाया जाता है। जैसे आप बीआरएस बनाते थे ना, बैंक रिकंसिलेशन, वैसे यहाँ पर इंटर यूनिट रिकंसिलेशन बनाकर दोनों को मैच किया जाता है। समझ में आई बात? आइए इसकी कुछ जर्नल एंट्री समझते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की। जर्नल देखिए, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगा, ब्रांच की बुक्स में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। आपको ये नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह ही लगेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स भिजवाए। अच्छा, गुड्स किसके पास से जा रहे हैं, हेड ऑफिस से जा रहे हैं, तो यहां पर तो आ जाएगा टू गुड्स सेंट। ठीक है, यहां पर गुड्स सेंट, ब्रांच को मिल रहे हैं, असेट बढ़ रही है तो गुड्स रिसीव्ड। किसको जा रहे हैं, हेड ऑफिस किसको भेज रहा है, ब्रांच को, तो ये करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको कहां से मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं हेड ऑफिस से, तो ये टू हेड ऑफिस लिख देगा। सिंपल सी बात है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने वापस भेज दिए गुड्स, उसमें से कुछ एंट्री रिवर्स कर दो। जो ऊपर गुड्स सेंट आपने क्रेडिट किया था, गुड्स सेंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, मतलब जो भेजा था वो कम हो गया, एचओ डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड। समझ में आई बात? ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने अपने खर्चे खुद के पे करे हैं, खुद के खर्चे ब्रांच खुद ही पे कर रहा है। इससे हेड ऑफिस को क्या मतलब, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, वो खुद अपने मेंटेन करती रहेगी। और एक्सपेंस पे करने की नॉर्मल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस,
लेकिन खर्चे दिए किसने? हेड ऑफिस ने। अच्छा, पैसे जा किसके पास से रहे हैं? हेड ऑफिस के पास से जा रहे हैं, तो हेड ऑफिस का तो कैश कम हो जाएगा। बट क्या ये अपना खर्चा बनाए इसको? नहीं। खर्चा कौन बियर करेगा? ब्रांच। तो ब्रांच अपनी बुक्स में लिखेगा एक्सपेंस डेबिट। यहां पर हेड ऑफिस में आ जाएगा ब्रांच डेबिट, और इसमें आ जाएगा, इसको किसको देने हैं पैसे? हेड ऑफिस को। एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को पैसे देने हैं ना। सेल्स बाय ब्रांच, ब्रांच ने सेल्स करी, तो हेड ऑफिस को क्या मतलब? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्री पास करेगा जो करते हैं हम सब। कलेक्शन ऑफ डेटर्स बाय हेड ऑफिस, कलेक्शन हेड ऑफ डेटर्स की किसने कर दी? हेड ऑफिस ने। तो पैसे हेड ऑफिस के पास आ गए, तो कैश अकाउंट तो यहां डेबिट हो गया। वैसे तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, लेकिन डेटर्स का लेजर यहां मेंटेन ही नहीं है। कहां पर है? ब्रांच में। तो टू डेटर यहां होगा। अब ये लिख देगा टू ब्रांच, और वो लिख देगा हेड ऑफिस डेबिट, हेड ऑफिस टू डेटर। समझ में आई बात? असेट परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने असेट परचेज करा है। अब ब्रांच ने असेट परचेज करा है, तो हेड ऑफिस को क्या मतलब? यहां पर असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। असेट अकाउंट, असेट परचेज बाय ब्रांच बट असेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। कई बार क्या होता है, ब्रांच ब्रांचेस के जो असेट्स होते हैं उसके अकाउंट मेंटेन होते हैं हेड ऑफिस में, कंट्रोल पर्पस के लिए, कि सारे असेट्स के अकाउंट, पूरा कंट्रोल अकाउंटिंग का हम रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो परचेज तो किसने करा है? हेड ऑफिस, ब्रांच ने, लेकिन असेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है हेड ऑफिस में, तो असेट अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसे किसके गए? ब्रांच के गए। तो ये हो गया टू ब्रांच, और यहां पर हो जाएगा एचओ डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन अबव असेट, ठीक है, दैट इज ऑफ 0.8, कौन से वाले असेट का? 8वें वाले पे या 7वें वाले में? बदल जाएगा ना। 7th पॉइंट में तो क्या था, असेट अकाउंट किसने मेंटेन कर रखा था? ब्रांच नहीं, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8th पॉइंट में क्या था? असेट अकाउंट मेंटेन्ड कहां था? हेड ऑफिस में। डेप्रिसिएशन का खर्चा किसका है तो ब्रांच का ही, तो डेप्रिसिएशन डेबिट तो यहां होगा। लेकिन असेट अकाउंट मेंटेन्ड कहां है? हेड ऑफिस में, तो टू असेट। ऊपर क्या आ जाएगा? ब्रांच डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस, फंड्स भेजे हेड ऑफिस ने, ठीक है, किसको भेजे? ब्रांच को। तो ब्रांच डेबिट, पैसा चला गया टू कैश या बैंक अकाउंट, वहां पर उसको पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? हेड ऑफिस से। कैश डेबिट टू हेड ऑफिस। समझ में आई बात? नॉर्मल एंट्रीज है, कहने का मतलब जो हम करते थे वही करनी है, बस जहां बच जाए वहां हेड ऑफिस या ब्रांच लगा दो। नॉर्मल एंट्री करी मैंने, बस हेड ऑफिस या ब्रांच कॉमन नहीं था, वो लगा दिया। अब हम चलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स पर। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स मतलब जब ब्रांचेस एक से ज्यादा हो, उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, किसी बिजनेस की अगर 2-3 ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस आपस में, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स भेज रही है, या एक ब्रांच के पास अभी 2-3 दिन पैसे की कमी हो रही है, अभी हेड ऑफिस से पैसा आया नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि वो जो बराबर में आपके ब्रांच है वहां से ले लो। तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से पैसे ले रही है, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ऐसे तो अगर किसी फर्म की, किसी हेड ऑफिस की ब्रांचेस 8-9 हैं, तो 8-9 ब्रांचेस से डीलिंग हो सकती है एक एक ब्रांच की। तो क्या सबके अकाउंट मेंटेन कर कर चले हर ब्रांच? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या किया जा सकता है, हर ब्रांच जो भी किसी और ब्रांच को भेज रही है, वो उसके लिए हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट कर देगी। ठीक है, हेड ऑफिस का अकाउंट तो खोल ही रखा होगा उसने, क्योंकि हेड ऑफिस से तो ट्रांजेक्शन होनी है, वहां तो सारा पैसा वैसा भेजा ही जाएगा ना। तो हेड ऑफिस में ही डेबिट क्रेडिट कर लेगी। और ये सब जो डिटेल की चीजें, कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को करा, वो सब कहां पर मेंटेन होगा? हेड ऑफिस में मेंटेन होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, हेड ऑफिस में जनरली अकाउंटेंट्स जो होते हैं उसकी टीम बड़ी होती है, वहां पर फाइनेंस की टीम बड़ी होती है, वहां पर ये सब मेंटेन किया जाता है। ब्रांचेस में तो एक एक बंदा दिया जाता है, तो वो ये इतनी उलझन में ना पड़कर केवल हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और इसकी डिटेल कौन मेंटेन कर लेगा? हेड ऑफिस। समझ में आ गई बात? तो एक एग्जांपल लेते हैं,
तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एडजस्टेड थ्रू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के थ्रू एडजस्ट होगी। एग्जाम्पल देखिए, कोलकाता ब्रांच इंकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1000 ऑन अकाउंट ऑफ दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच के बिहाफ पर कोलकाता ब्रांच ने खर्चा बियर करा है। कितना एक्सपेंस पे करा, 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपए इन्होंने पे करे। कोलकाता बुक्स में क्या होगा, टू कैश, पैसा जा रहा है, किसको डेबिट कर देगा वो, हेड ऑफिस को। वो दिल्ली ब्रांच के बिहाफ पे करा, छोड़ दो, वो तो हेड ऑफिस लिखेगा। दिल्ली की बुक्स में क्या होगा, खर्चा उनका अपना है तो एक्सपेंस तो वो डेबिट करेंगे, उनको किसको देना है, हेड ऑफिस को। वो हेड ऑफिस क्रेडिट करेंगे, ना कि कोलकाता ब्रांच। ठीक है, हेड ऑफिस बुक्स में क्या होगा, हेड ऑफिस बुक्स क्या लिखेगी, किससे पैसा लेना है और किसको देना है। देखिए, दिल्ली बुक्स में खर्चा किसका है, दिल्ली का, तो दिल्ली ब्रांच को तो वो डेबिट कर देंगे, उनसे तो पैसा लेना है, वो एक तरीके से डेटर हो गए। किसको देना है, कोलकाता ब्रांच को। कोलकाता ब्रांच हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो दिल्ली ब्रांच डेबिट टू कोलकाता ब्रांच। समझ में आई बात, असेट बढ़ रहा है डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, दिल्ली टू कोलकाता। अब देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जब ब्रांच बुक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है, मैंने कहा ना ब्रांच अल्टीमेटली पार्ट तो किसका है, मेन बिजनेस का ही है, तो ब्रांच की बुक्स ऐड तो होगी हेड ऑफिस में, उसी के बाद टैक्स तो एक ही बार में जाएगा। ठीक है, जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे पहले क्या चेक किया जाता है कि दोनों के बैलेंसेस आपस में मैच तो हो रहे हैं ना। हेड ऑफिस में जो ब्रांच लिखा है और ब्रांच में जो एचओ अकाउंट लिखा है, वो दोनों आपस में टैली करने चाहिए। अगर टैली नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई गलती है या कोई एंट्री छूटी हुई है, तो आइए पहले उसको खत्म करें। तो कैसे करा जाता है, देखिए, बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच मस्ट बी रिकनसाइल्ड। देयरफॉर एंट्रीज फॉर आइटम्स इन ट्रांजिट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रिसीवर्स एंड। मतलब क्या हुआ कि जो चीजें रास्ते में, देखो जो गलती है वो तो ठीक कर ही लोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेकिन गलती के अलावा कोई चीज जैसे रास्ते में ब्रांच ने पैसे भेजे, हेड ऑफिस को भी मिलने बाकी है, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, ब्रांच को भी मिलने बाकी है, तो इसकी एंट्री करे कौन, इसकी एंट्री वो करेगा जिसको मिलना बाकी है, रिसीवर एंड पर। हेड ऑफिस को पैसे मिलने अगर, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा, ये नहीं कहेगा ब्रांच को कि तुम एंट्री रिवर्स कर लो क्योंकि अभी तो मेरे को पैसे मिले नहीं, तो भेजने जो कैश भेजने की एंट्री की होगी ना, उसको रिवर्स करो, नहीं, हम क्या करेंगे, रिसीवर एंड पर हेड ऑफिस को मिलने वाला है पैसा, तो हेड ऑफिस की बुक्स में लिखेंगे। ऐसी ब्रांच के केस में ब्रांच को गुड्स मिलने वाले चल तो दिए वहां से, तो ब्रांच एंट्री करेगा, मतलब रिसीवर एंड पर एंट्री होगी। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको मना ना कर दे, क्वेश्चन ही कहे नहीं ब्रांच ही उसको रिवर्स करेगी या हेड ऑफिस रिवर्स करेगा, वो बात और है, फिर तो क्वेश्चन की माननी पड़ेगी। अदरवाइज क्या है, रिसीवर एंड पर करेंगे। क्या होता है रिसीवर एंड, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1 में क्या है, गुड्स ऑफ ₹3000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच इज इन ट्रांजिट। हेड ऑफिस ने गुड्स भिजवाए हैं, ब्रांच को रास्ते में है, तो ब्रांच की बुक्स में रिसीवर कौन है, ब्रांच। ब्रांच की एंट्री पास करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट, कहां से आ रहे हैं, हेड ऑफिस से, तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। एग्जाम्पल 2, कैश भेजा है ब्रांच ने हेड ऑफिस में, वो रास्ते में है, ठीक है, ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को 2000 रुपए रास्ते में, हेड ऑफिस रिसीवर एंड पर है, तो कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच 2000 रुपए। आई बात समझ में आपको ये, तो ये जर्नल एंट्रीज एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर एंट्रीज किसकी बुक्स में पास करनी है, ब्रांच की बुक्स में, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच की बुक्स है, ये ध्यान रखना आप लोग, तो जो भी एंट्री करनी है ब्रांच की बुक्स में करनी है। टू रेक्टिफाई या एडजस्ट द फॉलोइंग, पढ़ते हैं, इनकम ऑफ ₹2800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। जैसे कई बार क्या होता है कि सारा पैसा ब्रांचों का किस में जा रहा है, हेड ऑफिस में, तो इस पैसे को हेड ऑफिस इन्वेस्ट करेगा कहीं पर, उस पर इंटरेस्ट वगैरह अर्न करेगा, तो जो इनकम हुई वो जिसने जितने जितने पैसे दिए थे उसके हिसाब से उसकी इनकम हुई, तो वो एलोकेट कर रहा है 2800 रुपए इनकम, बट अभी तक ब्रांच की बुक्स में ये रिकॉर्डेड नहीं है इनकम, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, है ना, तो टू इनकम अकाउंट तो हो गई, कौन दे रहा है, हेड ऑफिस, डायरेक्ट तो नहीं कमाया ना, वरना कैश या बैंक डेबिट होता। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट कितने रुपए, 2800, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री समझिए, ब्रांच पेड ₹3000 एज सैलरी टू एचओ मैनेजर
हेड ऑफिस के मैनेजर को पेमेंट करी 3,000 रुपए की, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। अब गलती से इसको सैलरीज में लिख लिया। ये तो हेड ऑफिस का मैनेजर है, हेड ऑफिस के मैनेजर की जो एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा? हेड ऑफिस। तो उसको तो हेड ऑफिस की बुक्स में लिखना चाहिए एक्सपेंस, बट हमने गलती से अपना लिख लिया। हमने एंट्री क्या कर दी? सैलरीज टू कैश। होनी चाहिए थी हेड ऑफिस टू कैश। क्या करें अब? हेड ऑफिस डेबिट टू सैलरीज। हेड ऑफिस टू कैश मत कर देना, कैश तो ऑलरेडी करा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हेड ऑफिस में एचओ लिख देता हूं, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 3,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट एंट्री, ब्रांच इंकर ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ 5,000 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस। किसी और ब्रांच के बिहाफ पे खर्चा इंकर करा। दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इसको रिकॉर्ड करना है, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर कोलकाता दिल्ली वाला एग्जाम्पल लेकर बताया था, ये डिटेल में ये रहा कि हम सारी चीजें हेड ऑफिस के थ्रू रूट करते हैं। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा बियर करा है, मतलब पे करा है? 5,000 रुपए। 5,000। इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था इन्होंने, अब कर लिया हमने। A remittance of 1.5 lakh रुपए sent by the branch has not been received by head office on the date of reconciliation of accounts। 1.5 लाख रुपए भिजवाए हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस में, लेकिन अभी तक उनको मिले नहीं। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रिसीवर एंड पर एंट्री की जाती है। रिसीव किसको करने हैं? हेड ऑफिस को। तो इसकी एंट्री तो हेड ऑफिस करेगा, ये क्यों करेगा? ब्रांच की बुक्स में तो इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। नेक्स्ट है, हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू द ब्रांच एज एचओ एक्सपेंसेस विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। हेड ऑफिस ने जैसे ऊपर इनकम एलोकेट की थी तो 75,000 रुपए का खर्चा एलोकेट किया। कई बार क्या होता है, जैसे एक ही बिल्डिंग में हेड ऑफिस भी चल रहा है, नीचे ब्रांच चल रही है, तो पूरी बिल्डिंग का रेंट या फिर पूरी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हेड ऑफिस ने पे कर दिया। अब सबको एलोकेट कर रहा है, ये आपका, ये आपका है, तो 75,000 रुपए एलोकेट करे, रिकॉर्ड नहीं किए थे तो अब कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, किसने करे? हेड ऑफिस ने। 75,000। समझ में आई बात? हेड ऑफिस एलोकेट कलेक्टेड ₹30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर। ब्रांच के कस्टमर से डायरेक्टली उन्होंने कलेक्ट कर लिया, कस्टमर ब्रांच का था। द इंटीमेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल नाउ। अभी तक ब्रांच को ये बात पता नहीं थी। कैश तो ऑलरेडी मिल चुका है हेड ऑफिस को, तो कैश तो वापस डेबिट नहीं होगा, लेकिन डेटर हमने मेंटेन कर रखे, तो डेटर्स कम हो जाएंगे। ऊपर क्या आएगा? एचओ। तो एचओ डेबिट टू डेटर्स, कितने रुपए? 30,000। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000 बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल डेट ऑफ रिकंसिलेशन। गुड्स भिजवा रखे हेड ऑफिस ने 10,000 रुपए के, लेकिन ब्रांच को अभी तक मिले नहीं है। मिल जाएंगे, तो गुड्स इन ट्रांजिट है। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट काउंट डेबिट टू, किससे? हेड ऑफिस से। कितने रुपए के आए हुए हैं? 10,000। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? आइए एक इलस्ट्रेशन 10th देखते हैं अब इसकी स्टडी मटेरियल की। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 2021 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच एट अ स्टेज वेयर the only adjustments requiring to be made prior to the preparation of a balance sheet for the undertaking as a whole are to be done। क्या कहता है? ये ट्रायल बैलेंसेस दे रखे हैं आपको हेड ऑफिस और ब्रांच के, ठीक है, where only the adjustment required to be made prior to preparation of balance sheet। कह रहे छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट्स रह गई बस वो बाकी हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच के ये दे रखे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ द सेट्स ऑफ बुक। आप एक बार गौर करो हेड ऑफिस के और ब्रांच की बुक्स पर, आप पाओगे कि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट खोल रखा है वो डेबिट कितना कर रखा है? 31,536। तो ब्रांच ने भी हेड ऑफिस उतने से क्रेडिट किया है क्या? देख लेते हैं। इसने हेड ऑफिस कितना क्रेडिट किया हुआ है? 22,645। तो ये तो आपस में ही रिकंसाइल नहीं है। ठीक है, दोनों का बैलेंस ही मैच नहीं कर रहा, तो इनकॉर्पोरेट तो बाद में होगा, फाइनल बैलेंस शीट तो बाद में बनेगी, पहले दोनों बैलेंस मैच तो हो जाए। अभी तो एंट्रीज ही पेंडिंग है। कहता है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%।
हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भिजवाता है कॉस्ट प्लस 10% करके, एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस चार्ज्ड। और जो दोनों रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, हेड ऑफिस जो का जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें कॉस्ट प्लस 10%, और ब्रांच अपना जो सेल करती होगी उस हिसाब से रेवेन्यू अकाउंट बना रखा है। तो रेवेन्यू अकाउंट तो वैसे ही बनेगा, रेवेन्यू मतलब P&L अकाउंट। रिलेटिंग टू नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 क्या है, ये किसी चीज से रिलेट कर रहा है, तो ये नोट नंबर 2 यहाँ स्टॉक रिजर्व के नीचे गिवन है। स्टॉक रिजर्व किस पे बनाते थे, याद है आपको, डिपेंडेंट ब्रांचेस में पढ़ा था, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है ब्रांच में, वो अगर लोडिंग प्राइस पर भेजा है, इनवॉइस प्राइस पर, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में बच गया उसके ऊपर लोडिंग रिवर्स करता है हेड ऑफिस, क्योंकि ये बिका ही नहीं ना बाजार में, तो बिका नहीं तो उसके ऊपर जो एडिशन कर रखा है उसको रिवर्स किया जाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो कितना बनाया हुआ है 693 का। ये कहते हैं ये स्टॉक रिजर्व 1 जनवरी का है। अच्छा, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर, तो हमारे को इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो स्टॉक रिजर्व इन्होंने 1 जनवरी का बना रखा है। नोट नंबर 2 में कहता है रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच, और ये खुद भी बता दिया इसने, हेड ऑफिस जो गुड्स ब्रांच के पास है ये उससे रिलेट करता है, ये तो हमारे को मालूम ही है। नोट नंबर 3 यहां लिखा, इसके आगे करंट एसेट्स के आगे ब्रांच की जो करंट एसेट्स है, कहता है इंक्लूड्स गुड रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ 4565। कहता है इसमें, ठीक है, क्या है, हेड ऑफिस से रिसीव हुए गुड्स भी हैं 4565, और भी तो करंट एसेट हो सकते हैं ना, जैसे कैश वगैरह, तो ये उसमें गुड्स कितने हैं 4565 है। नोट नंबर 4 किसी से रिलेट कर रहा है ऊपर, नहीं है। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट ₹3641 वर इन ट्रांजिट एट 31st December 2021 as also was a remittance of 3500 from the branch। फोर्थ पॉइंट में कहता है हेड ऑफिस ने गुड्स भिजवा रखे हैं लेकिन अभी रास्ते में 3641, रिसीविंग एंड कौन है, ब्रांच, और ब्रांच ने भी पैसे भिजवा रखे हैं 3500 रुपए, वो भी अभी ट्रांजिट में है। ठीक है, ये दोनों चीजें। Fifth point, at 31st December 2021, following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books। branch की books में ये recorded नहीं है, unrecorded किस कहां पर है, branch की books में। The purchase price of lorry 2500 which reached the branch on 25th December। लॉरी जो ये व्हीकल होता है, ये व्हीकल इनको 25 दिसंबर को मिल गया था, लेकिन अभी उन्होंने एंट्री नहीं पास करी, ठीक है, हेड ऑफिस ने भिजवाया था। A sum received on 30th December 2021 from one of the branch debtors 750, और एक पैसे भी मिले हुए हैं 750, किसको, हेड ऑफिस को मिले थे, वो डायरेक्टली हेड ऑफिस में दे गया था पैसे, तो वो भी अभी ब्रांच में रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, हमारे को क्या बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स, जहां जहां ये जाने चाहिए वहां रिकॉर्ड करो इन बोथ द सेट्स ऑफ बुक। तो एप्रोप्रिएट लेजर्स बनाने मतलब इन पॉइंट्स में जो भी लेजर हिट कर रहे हैं वो अकाउंट्स बनाने, ये क्वेश्चन ये कह रहा है ना, कहता है इन ट्रांजेक्शन में जो भी लेजर इन्वॉल्व है वो बनाओ, तो बनाते हैं। अब इसमें कहीं पर हेड ऑफिस इन्वॉल्व है, कहीं पर ब्रांच इन्वॉल्व है, कैसे पता, क्योंकि कहता है ना कहीं पर वो गुड्स भिजवाए तो ब्रांच के ट्रांजिट में है तो ब्रांच करेगी इसकी एंट्री, पैसे भिजवाए ब्रांच ने तो इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा, और अभी एक स्टॉक रिजर्व की भी एंट्री है जो हेड ऑफिस ने अपडेट नहीं करी, ये सब एंट्रीज तो हेड ऑफिस करेगा। इसका मतलब आपको तो दोनों की बुक्स बनानी पड़ेगी, हेड ऑफिस की भी और ब्रांच की भी। तो आइए दोनों की बुक्स मेंटेन कर, सबसे पहले हम किसकी बना लेते, इसको हटा देता हूं इसे, सबसे पहले किसकी बना ले, जिसकी आप कहो, हेड ऑफिस की बना लेते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या गलती बता रखी है इसने, पहले पॉइंट में ही बोला कि गुड्स भिजवाता है वो 10% ऐड कर कर, तो स्टॉक रिजर्व को अपडेट कर लें चाहे पहले, स्टॉक रिजर्व का लेजर, स्टॉक रिजर्व इन्होंने क्या दे रखा है हेड ऑफिस की बुक्स में, क्रेडिट है या डेबिट है, 693 क्रेडिट है, बाय बैलेंस बीडी 693 क्रेडिट है। ठीक है, होना कितना चाहिए कायदे से क्लोजिंग स्टॉक को
देखते हुए। देखिए, ब्रांच के पास करंट एसेट्स के अंदर 23,715 में बताया था नोट नंबर 3 में 4565 जितने गुड्स पड़े हैं, तो 4565 इतने गुड्स हैं, इसके ऊपर लोडिंग चार्ज होगी, प्लस और कुछ रास्ते में भी तो थे, गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 3641, ये रास्ते में थे, तो ये भी भिजवा तो दिए ही। ठीक है, ये दोनों कुछ भिजवा रखे हैं, ये दोनों अभी क्लोजिंग स्टॉक में उनके पास पड़े हैं ब्रांच के पास। इसके ऊपर जो भी लोडिंग ऐड करी थी हेड ऑफिस ने, उसको रिवर्स कर दो। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अभी ये आगे बिका ही नहीं। ठीक है, कितना कॉस्ट प्लस 10% किया था, तो ये अपने आप में 110 है, हमें निकालना है 10। ठीक है, 4565 प्लस 3641 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो 746 होना चाहिए। है कितना? 693। तो और क्रिएट करेंगे, 693 माइनस करके 53 का और क्रिएट हो जाएगा। कहां से क्रिएट होगा? अपने P&L से। ये P&L की जगह वर्ड बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, हम P&L ना लिख के रेवेन्यू लिख देते हैं। बाय रेवेन्यू अकाउंट क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। तो 746 समझ में आया? तो ये हमने स्टॉक रिजर्व को कर लिया। और कोई चीज? अब इसमें नेक्स्ट चीज बोलता था कि पैसे भी अब इन्होंने भिजवा रखे हैं। ठीक है, यहां पर लिखा था रेमिटेंस ऑफ 3500 रुपए ब्रांच ने भिजवा रखे हैं, बट अभी उनको नहीं मिले, तो ये क्या होगा? ब्रांच का लेजर मेंटेन्ड है, ब्रांच अकाउंट कितना है? 31536, तो ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट में है क्रेडिट में है? डेबिट है 31536 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट है। क्या बोलता है? पैसे भिजवाए थे 3500 रुपए ब्रांच ने, क्या एंट्री होगी? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट किससे मिले? ब्रांच से। अभी तो एंट्रीज ऊपर पढ़ के ही आए हो आप। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच क्रेडिट होगी किस वजह से? बाय कैश इन ट्रांजिट। अमाउंट है 3500 का। ठीक है, और कोई एंट्री जो हेड ऑफिस ने नहीं करी हो, ये कर ली हमने। ये रिलेट्स थर्ड, फोर्थ पॉइंट भी और फिफ्थ पॉइंट में। ये तो खुद ही कह रहा था कि अनरिकॉर्डेड ब्रांच की बुक्स में, तो ये ब्रांच की बुक से रिलेट करता है और कुछ नहीं है। तो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। कितना बच गया? पहले था 31536, उसमें 3500 कम हो जाएंगे, ये हो गए 28036। टोटल हो जाएगा 31536। ब्रांच अकाउंट समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट भी तो चेंज हो गया। आपने ये ऊपर रेवेन्यू यहां पर डेबिट करा, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट करके रेवेन्यू डेबिट करा, तो रेवेन्यू अकाउंट बदल गया। रेवेन्यू अब कितना हो गया? रेवेन्यू पहले था 43210 क्रेडिट में, 43210 क्रेडिट में। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये स्टॉक रिजर्व वाला अमाउंट टू स्टॉक रिजर्व, कितना है स्टॉक रिजर्व से? 53। टू बैलेंस कैरिड डाउन 43210 माइनस 53, तो ये हो जाएगा 43157। ठीक है, एक और हमने नाम लिया कैश इन ट्रांजिट, ये भी एक उनके असेट बनेगा कैश इन ट्रांजिट, तो कैश इन ट्रांजिट का भी लेजर आप बना सकते हो। ठीक है, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच कितने से? 3500, और तो कुछ है नहीं, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 3500। टोटल लगा देंगे 3500। यही चार लेजर्स इन्वॉल्व हो गए थे। ये कह रहा है जो जो इन ट्रांजेक्शन्स में
जो भी नीचे ट्रांजेक्शन करी उसमें जो भी अप्रोप्रिएट लेजर है वो मेंटेन करो। तो अप्रोप्रिएट लेजर यही थे, एक तो रेवेन्यू अकाउंट हिट करा, एक कैश इन ट्रांजिट हिट करा, ब्रांच करा, रेवेन्यू करा, ये सब बना लिया हमने। आ गई बात समझ में? अब हम चलते हैं किसकी बुक्स पर? ब्रांच की बुक्स पर। ठीक है, तो ब्रांच ने तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रखी। एक व्हीकल मिला था वो रिकॉर्ड नहीं करा, ब्रांच डेटर से पैसा मिला था हेड ऑफिस को वो रिकॉर्ड नहीं करा, और एक उन्होंने गुड्स भिजवा रखे हैं 3641 के, वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये सब किस में आएगी? कहां से आ रहा है ये सारी चीजें? हेड ऑफिस से। तो सबसे पहला लेजर तो हो गया हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस क्रेडिट है 22645। तो हेड ऑफिस अकाउंट बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था? 22645। चलिए, क्या क्या ट्रांजेक्शन होगी इसमें? फोर्थ पॉइंट में कहता है गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 3641। क्या एंट्री होगी? गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस क्या हो रहा है? क्रेडिट बाय गुड्स इन ट्रांजिट। अमाउंट है 3641। ठीक है, 3641 का। और बताइए क्या ट्रांजेक्शन्स रह गई? लॉरी परचेज कर दी थी हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो व्हीकल है विच, और रिसीव भी हो गया, ये नहीं कह सकते इन ट्रांजिट, रिसीव भी हो गया 25 दिसंबर को, तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखी। तो बाय मोटर व्हीकल अमाउंट है 2500, रिकॉर्ड कर देंगे। और ब्रांच डेटर से पैसे मिले थे हेड ऑफिस को, क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर। ठीक है, हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स 750। ठीक है, लास्ट में निकल कर आ जाएगा कितना बैलेंस बच रहा है। यहां पर बच रहा है क्रेडिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 22645 प्लस 3641 प्लस 2500 माइनस 750, तो ये आ रहा है 28036। ठीक है, 28786, 28786। अब कौन कौन से लेजर हिट करें वो सारे बना दो। एक तो गुड्स इन ट्रांजिट, एक मोटर व्हीकल, एक डेटर। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट का तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है बहुत। ठीक है, 2 किससे आया? हेड ऑफिस से 3641। ऊपर तो पहले कोई बैलेंस तो नहीं था ना गुड्स इन ट्रांजिट करके, नहीं था, तो इस वजह से यही बैलेंस सीडी बन जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3641। टोटल लगा दीजिए 3641 3641। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का पहले तो कुछ नहीं था, कई बार होता ना कि पहले ऑलरेडी है तो वो वाला बैलेंस भी लेना पड़ेगा, नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर सकते हैं, हम फिक्स्ड एसेट्स में भी ऐड कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप केवल मोटर व्हीकल बना लो, मोटर व्हीकल डेबिट टू हेड ऑफिस कितना है? 2500। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2500। अदरवाइज आप इसमें क्या कर सकते थे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाइए, टू बैलेंस बीडी लिखिए और टू हेड ऑफिस लिखिए 2500, क्योंकि ये भी तो फिक्स्ड एसेट ही है। ठीक है, उसमें लिख सकते थे हम। फिर क्या है? डेटर्स कम हो गए, तो डेटर तो ऑलरेडी लिखे होंगे तभी तो डेटर कम हुए। डेटर करंट एसेट्स में, करंट एसेट कितने? 23715। तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23715। ठीक है, अब डेटर इनके कम हो गए कितने से? 750। बाय हेड ऑफिस 750 से कम हो गए, तो नया बैलेंस कितना आया? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लीजिए 23715 माइनस 750, ये हो गया 22965।
तो 23715 23715। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने क्वेश्चंस कर देख लिए कि इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी चीज़ें करनी पड़ती है दोनों की बुक्स में, दोनों के अकाउंट्स को रिकंसाइल करने के लिए। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हेड ऑफिस का अकाउंट कितना हो गया 28036, इतना इसका हो गया होगा ब्रांच का 28036, मैच कर गया ना। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बाद में इनकॉर्पोरेशन ईजी हो जाए, दोनों की बुक्स आपस में कंसोलिडेट हो पाए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।